हेलो, नमस्ते। सो आज का टॉपिक है हमारा विटामिन्स के बारे में है। जनरली हमें प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे विटामिन्स को याद रखें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मेरे हिसाब से बहुत आसान हो जाएगा सारे विटामिन्स को याद रखना, उनके फंक्शंस, डेफिशिएंसीज़, ये सब याद रखना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। सो पहले बात करते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी को बहुत माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए, चाहे माइन्यूट अमाउंट में चाहिए पर चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। ठीक है, ओके। अब विटामिन टर्म कॉइन किसने किया था? फंक ने किया था 1912 में। अब हम बात करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो डॉक्टर जितनी भी मेडिसिन लिख रहे हैं उसमें से एक मेडिसिन बहुत कॉमन है, वो है विटामिन सी की टैबलेट्स। तो देख लो विटामिन कितने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी हमें किस किस चीज़ से मिलता है? आप देखो, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, बनाना रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, काफ़ी सारी चीज़ों से मिलता है। और क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर, हमें क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना वायरस जिसको भी हो रहा है उससे क्या हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जा रही है। तो विटामिन सी क्या करता है, बेसिकली इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। इसलिए डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम विटामिन सी की टैबलेट्स, ठीक है, इसलिए विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, हमारे पास दो टाइप के विटामिन्स हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। फैट सॉल्युबल मतलब वो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, तो सॉल्युबल किस में होंगे? फैट में। और वाटर सॉल्युबल मतलब वो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, अब आप वाटर सॉल्युबल याद रख लीजिए बस, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी में भी बहुत सारी रेंज है, विटामिन B1 से लेके B12 तक हैं विटामिन्स। और विटामिन सी, ये दो याद रख लो, बाकी फैट सॉल्युबल फिर आपको याद रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। पहला विटामिन B1 जिसका नाम है थायमीन। अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में विटामिन B1 से नहीं आएगा कि विटामिन B1 है, उसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, उससे कौन सी डिजीज़ होती है उसकी डेफिशिएंसी से, ऐसे नहीं पूछते हैं। ज़्यादातर एंट्रेंसेस में ये पूछा जाता है, थायमीन लिखा रहेगा उसका दूसरा नाम, तो आपको थायमीन से याद रखना है। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। ओके, ये ग्रीन लीव्स में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है फिर रूट में कंजप्शन के लिए, इसलिए इसको हार्मोन भी बोलते हैं, इसको रिगार्ड किया जाता है एज हार्मोन। अब मेन पॉइंट आता है, ये इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, किस कोएंजाइम का? TPP। अब आपको याद है कि TPP एंजाइम कहाँ यूज़ होता है? अगर याद हो तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा आपने। ग्लाइकोलिसिस में हमको क्या मिलता है? पायरुविक एसिड मिलता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्जन होता है, पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्जन होता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। तो उस लिंक रिएक्शन में एक एंजाइम यूज़ होता है जिसका नाम है TPP, को एंजाइम यूज़ होता है, उसका नाम है TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो विटामिन B1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो उसका कंस्टिट्यूएंट है बेसिकली विटामिन B1, किसका? कोएंजाइम TPP का। तो लिंक रिएक्शन से आपको याद आ जाएगा ये TPP यहाँ पे। अच्छा, अब हमने कहा कि ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो ऑब्वियस बात है TPP भी कम बनेगा। अगर TPP कम बनेगा तो पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट होता जाएगा, ग्लाइकोलिसिस तो होता रहेगा प्रोसेस, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता रहेगा, पायरुविक एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो इसकी एब्सेंस की वजह से क्या हुआ? पायरुविक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया। अब पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, ना तो एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम A नहीं बनेगा तो ऑब्वियस बात है क्रेब्स साइकिल भी नहीं होगी, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको इस हिसाब से, लिंक है हर चीज़। किसका कंस्टिट्यूएंट है? कोएंजाइम TPP का। अब जब कोएंजाइम नहीं बनेगा तो ऑब्वियस बात है पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट होता रहेगा, एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा ही नहीं, तो क्रेब्स साइकिल रिटार्ड हो जाएगी। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिज़ीज़ होती है ह्यूमंस में, बेरी बेरी।
बेरी बेरी। आपको इससे रिलेटेड एक बात बताती हूँ, आजकल पार बॉइल्ड राइस का बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है, पता होगा आपको पार बॉइल्ड राइस क्या होते हैं। पार बॉइल्ड राइस में होता क्या है कि उन राइस को हम पहले सोक करके रखते हैं थोड़े टाइम तक, उसके बाद उनको हम ड्राई करते हैं। तीन चार स्टेप हैं उसके। पहले हमें भिगो के रखने पड़ते हैं अपने मतलब राइस को, उसके बाद उनको ड्राई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो विटामिन्स उसमें जो विटामिन है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो पार बॉइल्ड राइस खाता है या जो राइस खाते हैं उनको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी नहीं होती, इसलिए राइस हमें अपनी डाइट पे डेली इंक्लूड करना चाहिए। राइस, पल्सेस, ये सब इंक्लूड करना चाहिए, वरना हमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B2 दैट इज़ राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये किसका कोफैक्टर है, कोएंजाइम FAD-FMN, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। कहाँ यूज़ होता है ये, अगर याद हो तो क्रेब्स साइकिल में भी होता है FAD यूज़। ठीक है, होता है यूज़। अब देखो इसकी डेफिशिएंसी से हमें होता है, इसकी अगर राइबोफ्लेविन नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या डिजीज़ होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग दैट इज़ ग्लोसिटिस, डर्मेटिटिस और किलोसिस। अब याद कैसे रखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चलो विटामिन B1 पहला है थायमीन, तो वो तो याद हो जाएगा, लेकिन अब आगे इतने सारे B1 है, कैसे याद रखूँ इनके, कैसे याद रखें मैंने। तो देखो विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। फ्लेविन यानी कि फ्लेवर। फ्लेवर कहाँ से आता है हमें, मुँह से, मतलब सॉरी टंग से हम फ्लेवर पता चलता है ना हमें कि कैसा फ्लेवर है, स्वीट है, बिटर है, कैसा फ्लेवर है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, वही उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग को क्या बोलते हैं हम, ग्लोसिटिस। अब आपको एक बात बताती हूँ, जहाँ भी वर्ड, जो भी वर्ड इटिस से एंड होता है ना, इटिस ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, दूसरी इससे क्या डिजीज़ होती है, डर्मेटिटिस। डर्मा मतलब स्किन, मतलब स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किलोसिस, फिशरिंग हो जाती है माउथ, लिप्स, माउथ कॉर्नर्स में, माउथ के लिप्स के कॉर्नर्स में हो जाता है। तो आई थिंक विटामिन B2 आपको याद रहेगा। राइबोफ्लेविन फ्लेवर से याद रखना, डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी, यही एग्जाम्स में पूछी जाती है। फ्लेवर से याद रहेगा टंग का। ओके, नेक्स्ट है विटामिन B3 दैट इज़ पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। अब हमारी बॉडी में थिन चीज़ क्या होती है, जिसके लिए आजकल हम बहुत कंसर्न रहते हैं, दैट इज़ हेयर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। आजकल हेयर्स में क्या प्रॉब्लम है कि वो पहले प्री मैच्योर ग्रेइंग हो जा रही है। डीपिगमेंटेशन का वही मतलब है। ठीक है, हेयर इन रेड्स और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इन ह्यूमन। इसलिए हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, विटामिन B3 दैट इज़ पेंटोथेनिक एसिड। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसको दूसरा नाम है नियासिन या निकोटिनामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका डेरिवेटिव है, एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन का। किसका, एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन का। ओके, अब ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर देखना। आपको आई थिंक ये पता होगा, नहीं पता होगा, पर सबसे आसान तरीका बताती हूँ बनाने का। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा NH2CH COOH CH2। इतना स्ट्रक्चर तो पता होगा सबको किसका होता है। ये इतना स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक बना हुआ है, जो भी स्ट्रक्चर ये इतना, ये होता है एलेनिन का स्ट्रक्चर। एलेनिन का सिंपल तो याद रखना, NH2CH COH CH2, ये एलेनिन का है। अब एलेनिन के ऊपर हमने क्या बनाया है, ट्रिप्टोफैन। फैन से याद रखना पंखा। ठीक है, पंखा कहाँ होता है, घर में। पहले घर बनाएंगे ऐसे 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 ऐसे, ऐसी झोपड़ी तो सबने बनाई हुई है बचपन में। और फिर उसमें एक पंखा लगा दिया हमने, बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे NH, एमिनो एसिड्स में जाता रहना आता है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगी आपको किस तरीके से सारे एमिनो एसिड बनाने हैं। मुझे भी याद है, कुछ ट्रिक्स हैं उनको बनाने की। ओके, ये हो गया विटामिन B5 नियासिन निकोटिनामाइड, डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन।
इस ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है ये। दूसरी चीज़, कोफैक्टर ऑफ कोएंजाइम NAD NADP, ये याद रखना है, रखो, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब आपको मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये सिंथेसाइज करता है कोएंजाइम A। क्या? कोएंजाइम A। और कोएंजाइम का रोल आपको पता होगा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। अब ऐसे कैसे याद रखना, देखो, नियासिन, निकोटिनामाइड, नियासिन, एसिड, नियासिन एसिड मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। इसकी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज़ होती है उसका नाम है पेलेग्रा, मतलब रफ स्किन हो जाती है ह्यूमंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है ये, एम्स वगैरह के एग्ज़ाम्स में पूछी रहती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B6, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। अगर आपने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा हो उसमें इसका यूज़ होता है। ये कंस्टिट्यूट कोफैक्टर ऑफ कोएंजाइम, एक एंजाइम होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, और इसी की वजह से ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन B6 का। इसकी डेफिशिएंसी से नर्वस मस्कुलर डिसऑर्डर ह्यूमंस में, एनीमिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस, ये सब हो जाता है। कॉमन सी चीज़ है, याद रखने की, हो जाएगा। और कुछ डिजीज़ हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखनी है, जैसे विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, नियासिन, निकोटिनामाइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब हम जो अगला विटामिन करने वाले हैं वो है विटामिन B7। इनके दूसरे नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन B7 का दूसरा नाम है बायोटिन या विटामिन H। ये हमें हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, ऐसे विटामिन B7 नहीं मिलता, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। बायोसाइटिन जिसे कहते हैं, बायोटिन और साइटिन में लाइसिन, तो लाइसिन प्लस बायोटिन इज इक्वल टू बायोसाइटिन। ठीक है, लाइसिन क्या, एक एमिनो एसिड है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से भी डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ हेयर वेट, ये सब होता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B9, इसका नाम है फॉलिक एसिड। अब देखो इसको कैसे याद रखें, कुछ की ट्रिक्स मैं बता सकती हूँ, सबकी ट्रिक्स नहीं होती, कुछ आपको याद भी रखनी पड़ती है। अब हर चीज़ ट्रिक से तो याद नहीं रख सकते ना, कुछ चीज़ें आपको लिंक करनी पड़ती हैं अपने आप से। अब विटामिन B9 फॉलिक एसिड, अब देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ। B9, 9 मंथ बेबी को रखा जाता है विटामिन B9। ठीक है, दूसरी चीज़ का नाम है फॉलिक एसिड। अब ओवरी में क्या होते हैं, फॉलिकल, तो फॉलिक एसिड नाम हो गया, याद रहेगा, थोड़ा बहुत लिंक रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब बेबी में क्या होता है, किसका जेनेटिक मटेरियल होता है, मदर प्लस फादर का कंबाइन होता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो किस में इन्वॉल्व होता है, ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, थोड़ा बहुत लिंक से याद रहेगा। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर विटामिन B9 अपनी डाइट में हम नहीं लेते, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगैलो का मतलब ही होता है किसी चीज़ का एनलार्जमेंट, मिगैलोब्लास्टिक, ब्लास्टिक तो पता होगा, ब्लास्टोसिस्ट। मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है, जो हमारे जो नॉर्मल RBC का जो शेप है ना वो बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये डेफिशिएंसी हो जाती है इससे। नेक्स्ट इज़ विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबामेलिन। इसका क्या रोल है, प्रोटीन के सिंथेसिस में और SH एंजाइम की एक्टिवेशन में। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से पेरिनीशियस एनीमिया होता है। क्या होता है, पेरिनीशियस एनीमिया। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ लास्ट ही है, नॉट लीस्ट क्या, लास्ट है विटामिन C, दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। कोरोना से याद रखना भाई इसको, विटामिन C टैबलेट्स ले रहे हैं हम आजकल कोरोना की वजह से। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि विटामिन C अपनी डाइट में इंक्लूड करिए जब तक कोरोना है, तब तक भी क्या, अपनी बॉडी के लिए तो हमें रखना ही चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन C। लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए जितना हो सके, बनाना अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, विटामिन C। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है हमें, स्कर्वी डिसीज़। C से याद रहेगा, स्कर्वी, विटामिन C, स्कर्वी। और इसका सिग्निफिकेंट रोल है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में। व्हाट इज़ टायरोसिन, टायरोसिन इज ऑल्सो अ एमिनो एसिड। ठीक है, so this is all about vitamins।
आज हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कवर किए हैं। आई होपिंग कि आपको सारे याद हो गए होंगे। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और होपिंग कि अगली वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो एसिड किस तरह से याद रखने हैं वो आपको पक्का बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।